दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव के एक सकरी गली के आखिरी छोर पर बना टूटा फूटा पुराना सा कमरा। 19 अक्टूबर 2006 का दिन था और वक्त रात के करीब 10 बजे। कमरे में बल्ब की धीमी सी रोशनी में दो लोग बैठे थे। एक की उम्र 30 से 32 साल और दूसरा करीब 25 साल का था। सांवले रंग के पहले शख्स ने पूछा, अनिल, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या खाओगे? गहरी सांस लेते हुए अनिल बोला, भैया आज तो मटन बना लो, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ मटन। कहते हुए वो शख्स चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा और बोला, अनिल, चलो मटन बनाते हैं। मटन पकते पकते रात के करीब 12 बज गए। इसी बीच दोनों लगातार शराब पी रहे थे। फिर दोनों मटन और रोटी खाने लगे। खाने के बाद अनिल ने जैसे ही थाली सरकाई, पहला शख्स बोला, तुम बैठो, मैं आता हूँ, तुम्हें सजा भी तो देनी है। सजा? अनिल हंसने लगा। वो शख्स एक कोने की तरफ चला गया। लौटा तो उसके हाथ में रस्सी थी। बात करते करते उसने अनिल के हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए। अनिल अब भी भैया भैया कहते हुए हंस रहा था। तभी उस शख्स ने नान चक में अनिल की गर्दन फंसा ली और जोर से खींचने लगा। नान चक यानी स्टील के 2 पाइप या लकड़ी के 2 डंडे जो एक चेन से जुड़े होते हैं। अनिल तड़पने लगा। वो चौक होती आवाज से कहता रहा, भैया छोड़ दो, छोड़ दो। उसकी आंखें लाल पड़ गई, जीभ बाहर निकली आई। कुछ ही मिनटों में अनिल की गर्दन टूट गई। उसका छटपटाना बंद हो गया। पसीने से तरबड़ उस कातिल ने कमरे में बंदी रस्सी से गमछा खींचा और अपना माथा पोंछ लिया। दीवार पर टंगे झोले से धारदार चाकू निकाला। फिर अनिल को पैर से पकड़कर घसीटते हुए नाले के पास ले गया। उसके सारे कपड़े फाड़कर उतार दिए। अब अनिल के शरीर पर सिर्फ एक अंडरवियर था। कातिल ने शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाई और जमीन पर बैठ गया। अनिल का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसकी गर्दन चाकू से रेतने लगा। खून की धार बहने लगी। फर्श पर खून फैल गया और नाली में बहने लगा। अचानक वह रुका और हाथ जटाते हुए उठ खड़ा हुआ। दूसरी दीवार की तरफ गया और वहां टंगे दूसरे झोले को उठा लाया। उसमें से एक भारी गड़ासेनुमा औजार निकाला। इस औजार से अनिल की गर्दन पर जोर से 4-5 वार किए। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसने सिर को एक पोटली में रखा और धड़ के ऊपर अखबार लपेटने लगा। अखबार खून से सन गया तो वह दौड़कर पुराने कपड़े ले आया। तेजी से धड़ पर लपेटने लगा। खून अब भी सिर रहा था। यह देखकर वो शख्स अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ सोचने लगा। अचानक उठा और एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोरी ले आया। उसे फाड़कर धड़ के ऊपर 4-5 बार लपेट दिया। इसके बाद कुछ देर तक बैठकर लाश को देखता रहा। जब खून सिरना बंद हो गया तो उसने लाश के पैरों को छाती की तरफ मोड़कर बांध लिया। बैठकर देखने लगा कि खून बाहर तो नहीं निकल रहा। खून रिसना बंद हो चुका था। पास ही प्लास्टिक की एक दूसरी बोरी रखी थी। कातिल ने उसी में लाश को ठूंस दिया। बोरी को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया और एक बांस के टोकरे में रख दिया। अब एक और बोरी टोकरे पर लपेट दी। इसके बाद उसने आराम से पूरे कमरे और नाली में फैले खून को पानी से साफ कर दिया। फिर चाकू और गड़ासे को धोया और एक झोले में रख दिया। रात के 2 बज चुके थे। वह एक कॉफी लेकर आया और एक पन्ने पर कुछ लिखने लगा। कुछ देर बाद उस पन्ने को कॉपी से फाड़ा और लाश वाले टोकरे के भीतर रख दिया। अब जमीन पर बैठकर सुस्ताने लगा। सुबह करीब 3 बजे उठा। घर के बाहर इंजन वाली रेहड़ी खड़ी थी। झटपट उसने सिर पर लाश वाला ठोकरा उठाया और रेहड़ी के पीछे ला दिया। कमरे में ताला लगाया और रेहड़ी लेकर हैदरपुर बादली आउटर रिंग रोड से होते हुए तिलक नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी रेहड़ी खराब हो गई। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने एक मंदिर दिखा। वह रेहड़ी को खींचते हुए मंदिर के किनारे ले गया। रेहड़ी यहीं छोड़ दी और लाश वाला टोकरा सिर पर रखकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डीटीसी की एक बस आई। उसने हाथ देकर बस रुकवाई और चढ़ गया। लाश वाला टोकरा सीट के नीचे खिसका दिया और वहीं बैठ गया। तिलक नगर बस स्टॉप आते ही वह टोकरा लेकर उतर गया। अब उसने एक ऑटो बुक किया।
ठंडी हवा में चपकी लेते हुए 3-4 किलोमीटर पहुंचा ही था, तभी उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी। सामने तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 था। उसने ऑटो वाले से कहा, यहीं रोक दो, यहाँ से मैं पैदल चला जाऊंगा। ऑटो से उतरा, पैसे दिए, टोकरा सिर पर रखा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे याद आया कि इसी गेट पर तो बलवीर सिंह रहता है। वह थोड़ा आगे बढ़ा। गेट नंबर 3 से करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर एक एटीएम था। उसने लास्ट से बड़ा टोकरा एटीएम के सामने सड़क पर रखा और चल दिया। सुबह के करीब 7:30 बजे तिहाड़ जेल के पास के हरि नगर थाने में फोन की घंटी बजी। ड्यूटी ऑफिसर बाल किशन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई बद्दी बद्दी गालियां देने लगा। बाल किशन सोचने लगे, कोई सुबह सुबह मचा कर रहा होगा। वो भी पलटकर गाली देने लगा। फोन कट गया। फिर 100 नंबर पर कॉल आया। आवाज आई, ठुल्ले सुन, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर 2 निठल्ले पुलिस वाले बैठे हैं, जाकर देख, टोकरे में लाश रखी है। इस मर्डर के लिए तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। एसएचओ होशियार सिंह ने तुरंत 2 कांस्टेबल को आवाज लगाते हुए कहा, जाकर देखो तिहाड़ गेट नंबर 3 के बाहर कोई लाश है क्या। दोनों कांस्टेबल भागते हुए गेट नंबर 3 पर पहुंचे। सामने एक टोकरा था। पास गए तो टोकरे में बोरी दिखी। कांस्टेबल पसीना पसीना हो गए। बोरी खोली तो उसमें एक लाश थी। तभी हरिनगर थाने के इंस्पेक्टर सुंदर सिंह यादव भी पहुंच गए। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, बोरी से लाश निकालो। दोनों कांस्टेबल लाश निकालने में जुट गए। जैसे ही लाश बाहर निकाली, सभी चौंक गए। लाश का सिर गायब था। धड़ में प्लास्टिक के साथ छोटे छोटे बच्चों के कपड़े और अखबार लिपटे हुए थे। लाश के एक हाथ पर अमित नाम का टैटू था और दूसरे हाथ पर भगवान शिव की तस्वीर और बिच्छू बना था। पुलिस ने जब पूरा टोकरा पलटा तो एक चिट्ठी मिली। खून से रंगी चिट्ठी में टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, दिल्ली पुलिस, कान खोलकर सुन लो। अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे दिल्ली पुलिस ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपने असल माँ बाप की पैदाइश हो। नहीं तो नाजायज केस लगाना बंद करो, वरना यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा, क्योंकि इसके सबूत है कि 2003 के नवंबर के महीने में जो एक नंबर गेट पर मैंने मर्डर करके ढाला, उसको भी तुम लोग नहीं खोल सके, नहीं इस केस को खोल पाओगे। यह हमारा वादा है। वरना नाजायज केस लगाना बंद करो, या फिर केस खोल सको तो केस खोल कर दिखा दो। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा सीसी। इस चिट्ठी की शुरुआत में दिल्ली पुलिस के लिए बढ़ती बढ़ती गालियां भी दी थी। थोड़ी देर बाद एसएचओ होशियार सिंह का फोन फिर बजा। आवाज आई, क्या किया लाश का। एसएचओ होशियार सिंह ने कहा, भाई साहब कौन हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। उधर से आवाज आई, अच्छा तो तू अब भाई साहब पर आ गया। चैलेंज देता हूँ, पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने होशियार सिंह के हाथ से फोन लिया और गुस्से में कहा, ओ बदमाश, बदतमीज, सुन ले, मेरा चैलेंज है, पकड़ कर दिखाऊंगा। खिचकती हुई उधर से आवाज आई, अच्छा तो इंस्पेक्टर बोल रहा है, तुझे मेरा चैलेंज है, दम है तो तू पकड़ कर दिखा। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह को इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ बनाया गया। लाश, चिट्ठी, टोकरा, अखबार और छोटे बच्चों के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। अब सुंदर सिंह ने हरिनगर थाने में आए फोन कॉल्स की डिटेल्स निकालनी शुरू की। जिन नंबरों से कॉल आया था उनमें से एक नांगल सराय और दूसरा तिलक नगर का था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह तुरंत हेड कांस्टेबल रोहिताश, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान और एएसआई वीरेंद्र त्यागी के साथ नांगल सराय पहुंचे। सामने टेलीफोन बूथ में ऑपरेटर बैठा था। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने कड़क आवाज में पूछा, यहाँ कोई फोन करने आया था क्या। ऑपरेटर नशे में धुत था। पुलिस को देखते ही लड़खड़ाती जुबान में बोला, साहब एक आया तो था, लेकिन याद नहीं। इंस्पेक्टर सुंदर यादव ने टीम से कहा, चलो तिलक नगर चलते हैं, ये नशे में है, कुछ नहीं बता पाएगा। इंस्पेक्टर सुंदर यादव
टीम के साथ तिलक नगर पहुंचे। वहां टेलीफोन बूथ पर ऑपरेटर राम बाबू चौरसिया बैठा था। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा, सुबह सुबह कोई आदमी यहाँ कॉल करने आया था? ऑपरेटर बोला, साहब एक आदमी आया था, बातचीत से बिहार का रहने वाला लग रहा था, फोन करने के 12 रुपए देकर गया है। इंस्पेक्टर, उसे पहचान पाओगे? ऑपरेटर, कोई फोटो तो पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल रोहित दास से कहा, तुम स्केच आर्टिस्ट बुलाकर स्केच बनवाओ। वो आदमी था कौन जिसने अनिल को इतनी बुरी तरह से मारा? मारने से पहले मटन क्यों खिलाया? उसकी अनिल से कोई रंजिश थी या दिल्ली पुलिस से? लाश का टोकरा तिहाड़ जेल के बाहर क्यों रखा? उसने चिट्ठी में 2003 के किस केस का जिक्र किया? क्या पहले भी मर्डर कर चुका था? उस चिट्ठी में लिखा सीसी का क्या मतलब है?